पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 या फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कौन से अधिकार में रख दिया गया? केवल और केवल कानूनी अधिकार में। बताना है इसका सही उत्तर क्या है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में या 300 ए में रखा गया है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार की सूची में रख दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन में आपातकाल की घोषणा हुई थी। आपातकाल क्या होता है? आंतरिक अशांति को अपन आपातकाल घोषणा नहीं कर सकते, यह सशस्त्र विद्रोह नहीं है। जब भारत या उसके क्षेत्र में युद्ध या बाहरी आक्रमण जैसी कोई समस्या होती है उसे हम सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। आंतरिक अशांति को अपन सशस्त्र विद्रोह नहीं कहते हैं। आपातकाल की घोषणा का अधिकार भी किसमें दिया हुआ है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। लोकसभा प्लस राज्यसभा के कार्यकाल की पुनर्स्थापना कर सकता है राज्यपाल। 44वें संविधान संशोधन में यह बात की गई थी कि लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल की पुनः स्थापना की गई थी 44वें संविधान संशोधन में। आपको कुछ बातें बतानी है 37वां संविधान संशोधन में, कुछ महत्वपूर्ण बातें। 37वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 33 का संशोधन किया गया है। देश की संपत्ति की रक्षा हमारा अधिकार है। देश की संपत्ति प्लस कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, प्लस इससे संबंधित उत्तरदायित्व दिए गए हैं 33वें संविधान संशोधन में, 33वें अनुच्छेद में। 37वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन किया गया है। प्लस 37वें संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। अरुणाचल प्रदेश के गठन से संबंधित बातें किसमें हैं? 33वें संविधान संशोधन में। अब बात करते हैं 38वां संविधान संशोधन। 38वें संविधान संशोधन में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? यह संविधान संशोधन राष्ट्रपति को शक्ति देता है। कौन सी शक्ति देता है? राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि यह राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करा सकता है। इस अध्यादेश को अध्यादेश जारी करा सकता है और इस अध्यादेश को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। बताइए कितनी बड़ी बात है। कौन सा संविधान संशोधन बचा? हमने 37वें के बारे में बात की, 38वें के बारे में बात की, 44वां तो इसका उत्तर ही था। अब बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन किसकी सिफारिश से किया गया था? तो स्वर्ण सिंह की सिफारिश से किया गया था। दूसरी बात, इस संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी बार पूछा जाता है। कौन कौन से शब्द? ध्यान से सुनिएगा। समाजवादी शब्द इसी संविधान संशोधन से जोड़ा गया, समाजवादी। दूसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द भी इसी संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन से। और तीसरा शब्द जोड़ा गया अखंडता। अखंडता शब्द भी इसी संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। आपको यह सभी की सभी चीजें याद रखनी है। देखिए प्रश्न नंबर 2 आपके सामने क्या है? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है S.A. डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। दल विहीन प्रजातंत्र भारत में संसदीय लोकतंत्र की आलोचना के आधार पर बनाया गया है। संसदीय लोकतंत्र की आलोचना के आधार पर दल विहीन तंत्र बनाया गया है। आपको एक हिंट मैं देता हूं, जिसने दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव रखा उन्होंने सर्वोदय योजना का भी प्रस्ताव रखा है, अर्थात सर्वोदय योजना इन्हीं के द्वारा लाई गई योजना थी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? एक बात और बता देता हूं, कथन इन्होंने कहा कि आधुनिक लोकतंत्र दल तंत्र बन गया है। दल तंत्र बन गया है, आधुनिक लोकतंत्र दल तंत्र बन गया है। दल तंत्र राजनीतिक भ्रष्टाचार फैलाता है और लोगों में फूट डालने का कार्य करता है, दल तंत्र। बताइए इसका उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1902 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1979 में हो गई थी। इनके द्वारा ही सर्वोदय योजना का प्रस्ताव रखा गया या सर्वोदय योजना लाया गया। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। सह संस्थापक, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। एक बात और,
इन्हें सन 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सभी बातें आपको याद रखनी है। दल विहीन तंत्र, पहली बात, संसदीय लोकतंत्र की आलोचना के आधार पर इसे बनाया गया है दल विहीन तंत्र को। जयप्रकाश नारायण के बारे में मैंने बताया, 1902 में इनका जन्म, 1979 में इनकी मृत्यु। इनका कथन है आधुनिक लोकतंत्र दल तंत्र बन गया है। दल तंत्र राजनीतिक भ्रष्टाचार फैलाता है और लोगों में फूट डालने का कार्य करता है। इनके द्वारा सर्वोदय योजना लागू की गई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। 1919 में इन्हें 1999 में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? इस प्रश्न का पहले आप उत्तर दीजिए। ऑप्शन है R.M. निकम, S.K. देवी, B.S. रामा देवी और अंतिम है G.D. दास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, B.S. रामा देवी। यह भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त थी। चुनाव आयोग के बारे में अगर हम ऊपर से चर्चा करें तो चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई है? 25 जनवरी सन 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में बनाया गया है। अगर चुनाव आयोग से जुड़े अनुच्छेदों की बात करें तो इससे जुड़े अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिखते हैं। 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग के अनुच्छेद दिखते हैं। चुनाव आयोग के हम चुनाव आयुक्त से लेकर प्रश्न है, चुनाव आयुक्त के बारे में चर्चा करें। भारत में कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका उत्तर आप देंगे 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। इनमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मतलब कुल मिलाकर 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या तो 65 वर्ष की उम्र पूरी हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष। भारत के पहले चुनाव आयुक्त का क्या नाम है? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त हैं। अगर चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया देखी जाए तो जो चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की होती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की होती है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जिसे आप कह सकते हैं CAG, इनको हटाने की प्रक्रिया सभी की सेम होती है। किस किस की? मुख्य चुनाव आयुक्त की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, या फिर आप कह सकते हैं CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। इन सभी को हटाने की प्रक्रिया एक ही प्रकार की होती है। किस प्रक्रिया से आप इसे हटा सकते हैं? आप अगर अपराध सिद्ध कर दें, कौन सा अपराध? दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार की प्रक्रिया से इसे हटाया जा सकता है। या फिर यह कोई भी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो अपने पद का, यह आरोप अगर आप सिद्ध कर देते हैं या अक्षमता के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। हटाने की क्या प्रक्रिया होती है? संसद के दोनों सदनों में 2/3 सदस्यों के बहुमत, 2/3 बहुमत चाहिए। जब संसद के कुल सदस्यों का 50% वहां उपस्थित हो, उन 50% में से कम 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। आप ध्यान रखिए कि इन सभी को हटाने की प्रक्रिया एक ही होती है। चुनाव आयुक्त के बारे में मैंने बात की, आपको बताया इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 6 वर्ष या 65 वर्ष पूरा हो जाए। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे भारत के। पहली महिला चुनाव आयुक्त V.S. रामा देवी थी। चुनाव आयोग के बारे में बात की, इसकी स्थापना 25 जनवरी सन 1950 में की गई थी। 25 जनवरी सन 1950 में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इससे संबंधित अनुच्छेद 324 से लेकर 329